हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और एक लेक्चर हो भी चुका है, ठीक है। तो पहले लेक्चर में मैंने आप बताया था स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होता है, राज्य क्या है और उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर पॉलिटी को अच्छी से समझना है तो पहले आपको राज्य का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्टेट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप पॉलिटी को समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि राज्य जो वर्ड है वो बार बार यूज़ होगा आगे जाके, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पहले 4 या 5 वीडियो टर्मिनोलॉजी वाइज होंगी। जो भी आगे जो टेक्निकल वर्ड आएंगे, जो हम आगे संविधान पढ़ेंगे, तब वो बीच में फिर ऐसा ना हो कि आपको उन शब्दों का मतलब ना पता हो, ठीक है। इसलिए हम पहले ही वो सारे टेक्निकल वर्ड पहले कवर कर लेंगे, फिर संविधान की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो इनको समझे बिना संविधान को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले ही क्लास में हमने राज्य के बारे में पढ़ा। आप मेरी वीडियो को एक सीरियल वाइज देखना, ठीक है, एक लाइन में देखना। आप बीच में से कुछ भी मत देखना, क्योंकि बीच में से देखोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको अभी भी समझ में नहीं आता, तब भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी चीज़ को याद नहीं करना है, आपको चीज़ को फील करना है, समझना है कि स्थितियाँ क्या रही होंगी, ठीक है। क्यों, कैसे, कब, ये सारे सवाल आपको अपने आप से खुद से पूछने हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फील करोगे, देखोगे क्या समाज में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है, तब आप समझ पाओगे इन शब्दों का असली मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको राज्य का मतलब बताया था। आई होप अगर आपने मेरा राज्य वाला वीडियो देखा होगा तो आपको राज्य का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आज हम जो बेसिकली बात करेंगे वो करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके कार्य कि संविधान के कार्य क्या हैं, ठीक है। अगर संविधान है तो ये क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसी में कार्य में कवर हो जाएगा इसकी नीड, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या बिना संविधान के कोई देश सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। वो इसके कार्य में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद चर्चा करेंगे हम इस पे कि इसके प्रकार, लिखित और अलिखित के बारे में। जैसे कि अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो वो क्या है, एक लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन की बात करें तो उसका संविधान अलिखित है। बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अधिकांश स्टूडेंट को आपको पता भी होगा कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान नहीं है, वो भी एक लिखित संविधान ही है, ठीक है। बट हम उसको अलिखित क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसका एक रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा लिखित और अलिखित में क्या फ़र्क है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान से। देखिए, संविधान को लेकर, ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आम धारणा जो बनी हुई है वो है कि कानून या नियमों का क्या है कि एक पुलिंदा है या कहीं ग्रुप है या संग्रह है, ठीक है। जब भी आप किसी से बोलते हैं कि संविधान क्या है, आप किसी से पूछ के देख लेना, आप पूछोगे ना कि बताओ संविधान क्या है, तो जो सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है वो यही देता है कि संविधान कानून और नियमों का कुछ पुलिंदा है जिसके द्वारा पूरे देश को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। देखिए, जब हम कहेंगे ना कि ये कानून या नियमों का पुलिंदा है या संग्रह है, वो बात ठीक है, कानून और नियमों का पुलिंदा है। बट कानून केवल कानून और नियमों का पुलिंदा कह देने से इसका जो मतलब है, जो इसका अर्थ है, वो बड़ा संकीर्ण हो जाता है, ठीक है। संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही नैरो हो जाता है। जैसे राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था, राज्य के 2 मतलब हैं। राज्य किसके संदर्भ में यूज किया जाता है, एक देश के संदर्भ में, ठीक है। अगर मैं यही बोल देता डायरेक्ट कि राज्य का प्रयोग हम देश के संदर्भ में करते हैं तो इसका मतलब बड़ा संकीर्ण हो जाता, ठीक है। इसलिए मैंने राज्य को आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताया था। जैसे राज्य के जो 4 अंग थे, जब उन 4 अंगों को मिला दिया जाता है तब जाके राज्य का नया कॉन्सेप्ट तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेट, ठीक है। इसी प्रकार संविधान भी केवल नियमों और कानूनों तक सीमित नहीं है, ठीक है। इसमें भी कई अंग हैं, उनको मिलाकर जो कॉन्सेप्ट तैयार होता है वो कहलाता है संविधान, ठीक है। अब वो अंग क्या हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर एक लाइन में अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो संविधान क्या होता है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये होता है सर्वश्रेष्ठ विधान, और विधान को कानून भी कहते हैं, ठीक है।
अगर हम एक लाइन में बात करना चाहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ विधान या कानून। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम वही होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिए किसी भी राज्य को रेगुलेट करने के लिए, अब आप राज्य का मतलब समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, राज्य में क्या क्या आएगा। अब आप चीज़ों को, पीछे वाली चीज़ों को साथ के साथ जोड़ के देखना है आपको, ठीक है। किसी भी राज्य को रेगुलेट करने के लिए कुछ हमें बुनियादी नियम चाहिए होते हैं, कुछ फंडामेंटल रूल्स चाहिए होते हैं जिससे वो राज्य रेगुलेट हो सके, ठीक है। यानी एक हम राज्य को, अगर जब हम राज्य कहते हैं तो राज्य में ही क्या आ जाती है, जनसंख्या, आपको पता है। और जनसंख्या का मतलब होता है समाज, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या को मिलाकर ही क्या बनता है, एक समाज बनता है। एक समाज को एक धागे में बांधने का जो काम करता है वो करता है संविधान, ठीक है। देखिए यहाँ धागे में बांधने का मतलब ये नहीं है कि एक धागा लिया और लोगों को बांध दिया, इसका मतलब ये मत समझना, ठीक है। धागे का मतलब है यहाँ पर उन लोगों को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, गलत कामों करने से रोकना, ठीक है। ये है यहाँ पे धागे बांधने का मतलब, ठीक है। अब देखिए जो संविधान होता है उसमें क्या होता है, सरकार होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक सरकार, ठीक है। क्योंकि संविधान ही ये बताता है हमें कि सरकार का गठन कैसे होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एक क्या होती है, सरकार, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और सरकार के आगे 3 अंग होते हैं, जिसको पहले का नाम है विधायिका, दूसरे का नाम है कार्यपालिका, तीसरे का नाम है न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर, कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, और इसका मतलब होता है जुडिशरी, ठीक है। ये 3 अंग होते हैं सरकार के, किसी भी सरकार के। आमतौर पर हम विधायिका के बारे में भी सरकार का, या फिर कार्यपालिका के बारे में भी सरकार का ही यूज़ करते हैं। एक्चुअली होते हैं तीनों अंग हैं, ठीक है। उसके बाद इनके भी आगे कई पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अब देखिए जो सरकार है, सरकार कैसे बनेगी, क्या किस प्रकार से चुनी जाएगी, ये सारा किस में दिया गया है, संविधान में ही दिया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि सरकार का जो ये वाला भाग है, अंग है विधायिका, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, इसका मुख्य काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। विधायिका मतलब विधि को बनाना, या फिर कहीं हम विधान बनाना, या कहीं हम कानून का निर्माण करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस संविधान के नीचे हम किसको रख सकते हैं, कानून को, ठीक है। यानी कानून किस प्रकार बनाए जाएंगे वो कहाँ पता चलता है हमें, कैसे पता चलता है, संविधान से ही पता चलता है, ठीक है। और ये जो कानून बनाए जाएंगे विधायिका के द्वारा, और इस विधायिका में कौन होता है, संसद, ठीक है। आपको पता है संसद में कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट का निर्माण होता है, ठीक है। और आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है साफ साफ कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो उसमें आर्टिकल 79 में साफ साफ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो जो कानून बनाने का जो कार्य है वो किसका है, विधायिका का, ठीक है। अब विधायिका जो कानून बनाएगी वो बड़े ही क्या होने चाहिए, कंक्रीट होने चाहिए। कंक्रीट का मतलब होना चाहिए वो कैसे होने चाहिए, संविधान सम्मत होने चाहिए। कोई विधायिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे। ऐसा क्यों है, ठीक है। देखिए जो संविधान है, संविधान को संविधान सभा ने बनाया था 1946 में, ठीक है। तब शुरू हो गया था काम, 1949 तक काम कंप्लीट हो चुका था संविधान बनाने का। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, और जबकि जो कानून है वो तो डेली निरंतर डे बाय डे बनते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक कानून, कभी कोई कानून बन गया, कभी कोई कानून बन गया, ठीक है। जो कानून बनाने की शक्ति है वो सीमित है, और जो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था वो सुप्रीम था, ठीक है। तो जो कानून बनाए जाएंगे वो संविधान के अंडर बनाए जाएंगे, ठीक है। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो संविधान से ऊपर हो, या कहें हम सुप्रीम हो, या उसके किसी भी खंड का वोलेशन करता हो, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कानून बनाना भी एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक प्रोसेस के तहत होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कानून जिस तरह से लागू किए जाते हैं, एक नियम के तहत लागू किए जाते हैं, एक नियमावली होती है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है। हमारे यहाँ कानून बनता है पहले लोकसभा या राज्यसभा में आएगा, ठीक है। दोनों सदनों में पास होकर फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको फिर अपनी एसेंस देता है, हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है, तब जाकर वो बिल क्या बन जाता है, कानून का निर्माण हो जाता है, या फिर कहें हम कानून का एक रूप ले लेता है, ठीक है। आप देखेंगे
कि डायरेक्ट कभी तो राष्ट्रपति के पास नहीं गया कोई बिल, ठीक है। क्या हुआ, वो एक विशेष प्रक्रिया के तहत, एक नियमों के तहत चुनकर, या कहीं हम एक नियमों के तहत पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मनी बिल की, आपको पता है मनी बिल लोकसभा में आ सकता है, पहले राज्यसभा में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, एक नियम है, ठीक है। इसका क्या है, एक नियम है, एक नियम के अनुसार कोई भी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो कानून भी एक नियम के अनुसार ही बनता है। वैसे तो हम कहते हैं कि लोकसभा में जब उसकी डिबेट होती है कानून की, तो उसमें भी आगे कई वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन, ठीक है। 4-5 टाइप के वाचन होते हैं। जब हम पढ़ेंगे कि कानून कैसे बनता है तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखें कि जो कानून बनता है एक प्रक्रिया के तहत बनता है, एक नियम के तहत बनता है, ठीक है। तो हम कहें कि संविधान में हम नियम को भी जोड़ सकते हैं, या कहें जो नियम है वो संविधान का ही अंग है, ठीक है। जिस प्रकार कानून संविधान का अंग है, उसी प्रकार नियम भी संविधान का अंग है, ठीक है। तो कॉमन जो धारणा थी संविधान को लेकर लोगों के मन में यही है कि वो कानून और नियम तक ही है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान के अंदर हम और कई बातों को ऐड करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारा संविधान था वो 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वो जो 1950 में बना था वो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। पर जो 1950 में वो संविधान बना, 50 के दशक में, वो उस समय की स्थितियों के अनुसार बना था। जैसी स्थितियाँ थी उस स्थितियों के अनुसार उसको बनाया गया। आज 2020 है, आप बताएं क्या आज हमारे पास 2020 में 1950 वाला पूरे का पूरा एज इट इज़ संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं, कुछ संशोधन भी हो चुके हैं, ठीक है। जैसी जैसी स्थितियाँ आती है उसके अनुसार हम अपने संविधान को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको संविधान का पूरा ज्ञान, अगर हम कहें कि आपको संविधान, आपने पूरा संविधान पढ़ लिया है, पूरा मूल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, ठीक है, बट आपने अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े, तब आपका जो संविधान का ज्ञान है वो क्या है, अधूरा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें संविधान के अंदर हम संशोधनों को भी ऐड करते हैं, क्योंकि जो संशोधन होते हैं वो भी संविधान का ही भाग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। आपको पता था 2005 से पहले जो राज्यसभा के एमपीज़ का जो चुनाव होता था वो होता था सीक्रेट बैलेट पेपर से, यानी बिना ओपन बैलेट पेपर से नहीं होता था। सीक्रेट बैलेट पेपर से क्या होता है कि एक पर्ची पे कैंडिडेट के नाम के सामने निशान लगाकर आगे रेफ़र कर दिया जाता था। उससे क्या हो जाता था, धोखाधड़ी यानी खरीद की और रिश्वत की जो स्ट्रेटजी थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। लोग क्या करते थे, जो अमीर लोग हैं, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे विजय माल्या के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था, सीधे सीधे पैसे दिए और जाके राज्यसभा में एमपी चुन लिए गए, ठीक है। फिर ये जब देखा गया, इसके कई केस सामने आए, तब 2005 में क्या हुआ, एक कानून बनाया गया जिसमें क्या कहा गया कि अब जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, ओपन बैलेट पेपर से। ओपन बैलेट पेपर का मतलब है हाथ खड़े करके होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी एमएलए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एमपी का चुनाव एमएलए करते हैं राज्यसभा के, तो कोई भी एमएलए अपनी पार्टी के डिसीजन के बिना किसी को दूसरे को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट वोट देगा तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और एंटी डिफेक्शन की वजह से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो संशोधन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संशोधन होते हैं वो भी एक कानून का ही पार्ट होता है, या कहीं हम संविधान का ही भाग होता है, ठीक है। उसके बाद हम और संविधान में क्या जोड़ते हैं, आपको पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक टोटल कुल 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इस पर बड़ी डिबेट रहती है कि आर्टिकल 395 हैं या फिर 448 हैं, ठीक है। इस पर कभी चर्चा करेंगे। वैसे तो 395 ही आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, किसी आर्टिकल को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद पैदा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे संविधान की जो संविधान लिखा गया है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, और पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उसको समझा जा सकता है, ठीक है। जब भी किसी आर्टिकल पर विवाद होता है तब उस विवाद को कौन सुलझाता है, न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो कार्य होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। वो संविधान की व्याख्या करता है, यानी व्याख्या कौन करता है, संविधान की सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगर वो किसी आर्टिकल का कोई विवाद है, अगर उसको लेकर वो कुछ व्याख्या करता है,
तो उसके जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है या कहें हम सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो भी संविधान का ही भाग बन जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर कल के समय कोई ऐसा विवाद आए जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी हो, ठीक है, कोई ऐसा विवाद आ जाए जिसकी व्याख्या पहले की जा सकी हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस निर्णय को आधार बनाकर, जो उसने पहले दिया है उस निर्णय को आधार बनाकर आगे अपने डिसीजन देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं वो भी क्या है, संविधान का ही भाग है, संविधान के अंडर ही आता है। ठीक है, और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ विधिक परंपराएं होती हैं, जैसे इंग्लैंड के बारे में बोला जाता है कि उसका संविधान लिखित नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको अधिकांश लोगों को सच पता ही होगा कि वो लिखित ही है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। जो संविधान, जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन जो डिसीजन लेता है वो अपनी परंपराओं के आधार पर लेता है। ठीक है, विधिक परंपराओं के आधार पर लेता है, और परंपराएं उनकी बनती हैं, बिगड़ती हैं, जैसे जैसे समय आता है वो अपनी अपनी परंपराओं को, खुद को उन परंपराओं के अनुसार, स्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो विधिक परंपराएं हैं, एक्चुअली परंपराओं के लिए जो संविधान में जो वर्ड यूज़ किया जाता है पॉलिटी में, वो होता है, सबसे अच्छा शब्द होता है अभिसमय, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक है, अभिसमय का मतलब आप ट्रेडिशन ही समझे, परंपराएं ही समझे। ठीक है, कैसी परंपराएं? विधिक परंपराएं। ठीक है, तो विधिक परंपराएं भी किसका भाग होता है? संविधान का ही भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्य में भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इन चारों अंगों को मिलाकर जो कॉन्सेप्ट तैयार होता है वो कहलाता था राज्य, स्टेट कहलाता था। ठीक है, इसी प्रकार कानून, नियम, संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, अभिसमय, इन सब को मिलाकर जो कॉन्सेप्ट तैयार होता है वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, या कहें हम संविधान। ठीक है, तो संविधान कुल मिलाकर कानून भी है, नियम भी है, संशोधन भी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं, ठीक है, और अभिसमय भी हैं, जैसे विधिक परंपराएं भी हैं। ठीक है, तो इन सब को जब मिला दिया जाता है, जो एक नया रूप तैयार होता है वो कहलाता है संविधान। ठीक है, संविधान कोई कानून या नियम तक ही सीमित नहीं है। आई होप अब आपको संविधान का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके जो कार्य हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, संविधान के कार्य क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें, वैसे संविधान के बहुत कार्य होते हैं, 5 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको एक एक को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिख देने से या आपने लिख लिया, याद कर लिया, मैं इसको आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, हम एक एक को उठाएंगे और यहीं से आप ये भी समझेंगे कि ये तो इसका कार्य है और ये इसकी नीड भी है, कार्य और नीड दोनों ही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपको समझ सकते हो कि समाज में क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, जो इसका पहला कार्य है, संविधान का जो सबसे प्रथम कार्य होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस बनाना। ठीक है, या कहीं हम कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस कहाँ बनाएंगे? समाज में, यानी राज्य में। ठीक है, किनके बीच? लोगों के बीच। ठीक है, तो अगर हम कहें कि संविधान का सबसे प्रथम कार्य होता है समाज में तालमेल और विश्वास को पैदा करना। ठीक है, अब ये तालमेल, कोऑर्डिनेशन और विश्वास, श्योरिटी को कैसे पैदा करेंगे? ठीक है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका पूरा अगर हम अर्थ समझना चाहें डिटेल में, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, आप कल्पना करें कि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता है। विविधता का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, अगर आप कल्पना करें कि आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, वो डाइवर्सिटी कई टाइप की हो सकती है, जैसे रिलीजन बेस्ड हो सकती है, यानी धर्म के आधार पर हो सकती है, सोशल बेस्ड हो सकती है, समाज के आधार पर हो सकती है, और जेंडर बेस्ड भी हो सकती है। ठीक है, रिलीजन बेस्ड कैसी हो सकती है? वहाँ हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, जैन भी, और भी टाइप के रीजन के लोग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल बेस्ड डाइवर्सिटी कैसी हो सकती है, वहाँ पर क्या हो सकते हैं? रिच लोग भी हो सकते हैं और पुअर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं और अमीर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर जेंडर बेस्ड बात करें तो वहाँ मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन, और बूढ़े भी हो सकते हैं। ठीक है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। अब आपको पता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी में क्या ज़रूरी है कि सबको एक ही चीज़ पसंद होगी?
अब जब इतनी डाइवर्सिटी है तो उनकी पसंद भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, और उनकी इच्छाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। और जब उनकी पसंद और इच्छाएं अलग अलग होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर विरोध जरूर होगा ही होगा, ठीक है, एक कंपटीशन जरूर पैदा होगा। ये तो समझ रहे हो ना, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है तो एक कंपटीशन पैदा होगा। और जब कंपटीशन पैदा होगा उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है? उसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को क्या करेगा? दबा लेगा, ठीक है। ताकतवर क्या करेगा? कमज़ोर को दबा सकता है, ठीक है। और एक देखा जाए तो अनस्टेबिलिटी उस समाज के अंदर पैदा रहेगी एनी टाइम, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस पूरे समाज को जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, इसको अगर एक पीसफुली रहना है, अगर शांतिपूर्वक रहना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये पूरे का पूरा समाज अगर कुछ बुनियादी नियमों पर जिसको बोलते हैं फंडामेंटल रूल्स, ठीक है, कुछ बुनियादी नियमों पर अपनी सहमति बना ले कि ये हमारे समाज के लिए नियम है, अगर कोई इन नियमों से ऊपर जाएगा, इसको वॉयलेट करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है, या उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। अगर ये पूरा समाज कुछ फंडामेंटल रूल्स बना ले खुद के, तब हम कह सकते हैं कि ये शांतिपूर्वक रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान है वो क्या करता है? तालमेल बिठाता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है। किसके बीच बिठाता है? समाज के बीच। और कैसे बिठाता है? कुछ फंडामेंटल रूल्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए हमने समझ लिया कि तालमेल बिठाता है। अब बात आई कि विश्वास कैसे पैदा करता है संविधान समाज में, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने कुछ उस समाज के लिए कुछ बुनियादी नियम बना भी दिए, आपने उस समाज के लिए कुछ बुनियादी नियमों को बना भी दिया, ठीक है, और लोगों को ये बुनियादी नियम पता भी हैं। केवल पता होना ही काफ़ी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए समाज का एक वर्ग उन नियमों को नहीं मानता है, जो बुनियादी नियम बनाए गए हैं उस समाज के द्वारा, उन नियमों को नहीं मानता है। जो दूसरा वर्ग है समाज का, फिर उसके पास उन नियमों को मानने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने का फिर कोई आधार नहीं बच पाता, ठीक है। इससे क्या होगा? लोगों में या समाज में एक विश्वास पैदा नहीं होगा। बट जब हम ये कहेंगे कि इन नियमों को न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकेगा, न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जाएगा, अगर इनका वायलेशन हुआ, तब हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है, ठीक है। तब हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है इनको मानने के लिए, कि हम इन नियमों का क्या करें? रिस्पेक्ट करें, इन फंडामेंटल रूल्स को रिस्पेक्ट करें। आपको पता है, क्योंकि अगर हम इन फंडामेंटल रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो न्यायालय के द्वारा क्या हो जाएगा? हमें दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर न्यायालय के द्वारा इनको लागू किया जाएगा, ये पता हो लोगों को, तब लोगों में क्या होता है? विश्वास पैदा हो जाता है, ठीक है, एक विश्वास आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है। आज मेरे को बताओ आप, अगर आज कोई गलत काम करता है, क्या उसको दंड देने के लिए न्यायालय है ना, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है, ठीक है, इलीगल काम करता है, तब उसके मन में एक भावना रहती है कि हाँ, मेरे को न्यायालय के द्वारा दंड दिया भी जा सकता है, ठीक है, मेरे को पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके मन में एक विश्वास रहता है। जैसे आपने अभी देखा होगा दिल्ली रेप कांड में, ठीक है, निर्भया रेप कांड में, जब उसकी माता पिता थे, उन्होंने 7 साल तक केस लड़ा, ठीक है। क्या था? उनको एक विश्वास था, किसमें? अपने संविधान के अंदर। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस कार्य को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दिल्ली निर्भया कांड, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो संविधान का जो पहला काम है वो क्या काम है, कि किसी भी समाज के लिए कुछ बुनियादी या कहीं हम कुछ फंडामेंटल रूल्स बनाना, ठीक है, जिससे उस समाज में तालमेल और विश्वास को पैदा किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका पहला कार्य, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा इसका कार्य क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, या कहें हम निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अब हमने पहले इसमें क्या डिस्कस किया कि समाज के लिए क्या होगा? कुछ बुनियादी नियम होंगे, ठीक है, जिनके अनुसार समाज को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो बुनियादी नियम हैं, ये फंडामेंटल रूल्स हैं, ये कौन बनाएगा? ये भी तो प्रश्न ही है, क्योंकि आपको पता है, वैसे तो आपको पता है कि जो कानून है वो सरकार बनाती है। आखिर सरकार कहाँ से आती है? समाज से ही तो आती है। समाज में बुराइयां हैं, सरकार में भी बुराइयां हो सकती है, क्योंकि सरकार कोई
चंद्र ग्रहण या चंद्रमा से कहें या फिर मंगल से थोड़ी ना आती है टपक के, या आसमान से थोड़ी ना टपकती है, वो समाज से ही निकलती है। समाज में बुराइयां हैं तो वहाँ भी बुराइयां हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रश्न अब उठा कि इन फंडामेंटल रूल्स को कौन बनाएगा, या किसके नियमों के द्वारा हमारे ऊपर शासन होगा, कौन हमारे ऊपर शासन करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए ए व्यक्ति ने कोई रूल बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति ने कुछ नियम बनाए, ठीक है, बी व्यक्ति ने कुछ नियम बनाए, सी व्यक्ति ने कुछ नियम बनाए, ठीक है। मान लेते हैं समाज के 3 व्यक्ति आए, उन्होंने समाज के लिए कुछ नियम बनाए, ठीक है। मान लीजिए ए व्यक्ति ने जो नियम बनाए वो बी को पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है। ए व्यक्ति ने जो नियम बनाए सी को पसंद आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पसंद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अब प्रश्न उठा कि इन नियमों, क्योंकि जो ए ने नियम बनाए हैं या फिर बी ने नियम बनाए हैं, सी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, वो उनके लिए बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने बनाए हैं, तो उनकी अपनी नज़र में बेहतर हो सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो समाज के लिए बेहतर हों, सोसाइटी के लिए बेहतर हों, एक राज्य के लिए बेहतर हों, ठीक है, एक राज्य के लिए सफिशेंट हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा संविधान ही देता है। कैसे? आज मेरे को आप बताओ कि जो कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का, ठीक है, आपने यहाँ पढ़ा था विधायिका का, और विधायिका में क्या आती है? पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट का जिक्र कहाँ है? संविधान में तो है। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनेगी, ठीक है। और आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा को लेकर, और 81 में लोकसभा को लेकर, ठीक है। तो किसी आज हमारे लिए आज हम क्या हैं? एक राज्य के अंग हैं, ठीक है। कौन सा अंग है? हम जनसंख्या, ठीक है। आज हमारे लिए जो हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है, कैसे बनते हैं? लोकसभा राज्यसभा से पास होके जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। तो वो कौन बनाता है? सरकार बनाती है ना, विधायिका बनाती है, ठीक है। सरकार का जो अंग है वो कौन बनाती है? विधायिका, ठीक है। तो विधायिका का जिक्र कहाँ है? कहीं और किसी रूल में है या कहीं कोई परंपरा चली आ रही है? किसका कहाँ है इसका जिक्र? आर्टिकल 79 कहाँ लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, संविधान में लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे समाज के लिए डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, हमारे संविधान समाज के लिए जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो किसके पास है? सरकार के पास। और ये शक्ति कहाँ से मिली है? उसको संविधान से ही मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान का जो दूसरा काम है वो क्या है? निर्णय लेने की शक्ति और ये बताना कि सरकार का गठन कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि सरकार कैसे चुनी जाएगी ये भी कहाँ बताया जाता है? संविधान में ही बताया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 81 में बताया गया है कि लोकसभा कैसे बनती है, ठीक है। हम अपने एमपी चुनकर भेजते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, आपको 2 कार्य समझ में आ गए इसके, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ को बता रहा हूँ। तीसरा इसका जो कार्य है वो होता है लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार पर अंकुश लगाना, या कहें हम सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये तय कर लिया गया कि बुनियादी नियम कौन बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये तय कर लिया गया कि बुनियादी नियम कौन बनाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले जो नेता लोग होते हैं वो समाज के लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये कार्य करेंगे, ठीक है, हम ये समाज के लिए ये नियम बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अब बुनियादी नियम ये तय कर लिया गया संविधान के द्वारा कि बुनियादी नियमों को कौन बनाएगा, सरकार कैसे गठित होगी, ठीक है। अब वो सरकार पहुंच गई सत्ता के अंदर, सत्ता के मतलब पावर में, ठीक है, मतलब उन लोगों की सरकार बन चुकी है जिनसे हमने ये तय किया कि हमारे लिए जो नियम बनाएंगे ये लोग बनाएंगे, और वो चले गए सत्ता में, ठीक है। अब सत्ता में पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो आपके लिए क्या हो? अनुचित हो। आज मेरे को आप बताइए, आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 133 करोड़, ठीक है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 133 करोड़ है। 133 करोड़ लोगों का जो भविष्य है, 133 करोड़ लोगों का जो भविष्य है वो मात्र 676 एमपीज़ तय करते हैं, सिर्फ मात्र 676। 543 कहाँ से जाते हैं? लोकसभा से, और
238 कहाँ से होते हैं, 233, क्योंकि उसमें 12 वो भी होते हैं ना, नॉमिनेट भी होते हैं, ठीक है, हम नॉमिनेट नहीं ले रहे हैं, इलेक्टेड ले रहे हैं, ठीक है। तो 233 होते हैं राज्यसभा से, तो कुल मिलाकर 776 बैठ जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर ये 776 लोग कोई कानून बना देंगे, कोई ऐसा कानून बना देंगे और इन 133 करोड़ लोगों को पसंद नहीं है, एक कोई पसंद नहीं है, तो इसको कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पूरे 133 करोड़ लोगों का भविष्य सिर्फ इन 776 सांसदों के हाथ में है। सिर्फ इन 776 सांसद ही तय करेंगे कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किस तरह रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जिन लोगों को आपने चुना कि हमारे लिए, हमारे ऊपर ये शासन करेंगे, और सत्ता में पहुंचते ही उन्होंने कुछ ऐसे कानून बना दिए जो आपको लगे अनुचित हैं, वो समाज के लिए सही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कानून बना दिया कि आप अपने अनुसार आप अपने धर्म की पूजा नहीं कर सकते, या आपसे आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई, या आपको ज़बरदस्ती कैद कर लिया गया, ठीक है, आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे नियम बना दिए। तो आप इन नियमों को आप देख रहे हो ना, ये देखने में आप क्या लग रहे हैं, अनजस्ट एंड अनफेयर, ठीक है, अन्यायपूर्ण लग रहे हैं कानून, ठीक है। तो हमारा संविधान क्या करता है कि कहीं कोई सरकार भविष्य में निरंकुश ना हो जाए, उस पर भी अंकुश लगाती है, ठीक है, उस पर भी अंकुश लगाती है। कैसे कि हम सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे कुछ अधिकारों, जिनमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, उसका वॉयलेशन करे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो संविधान है वो सरकार पे अंकुश लगाता है, मतलब सरकार को कंट्रोल करता है, किसके माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, ठीक है। तो आपको पता, आपने पढ़ा भी होगा ये कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, वॉयलेट करे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना, और वो अंकुश कैसे लगाती है, मौलिक अधिकारों के द्वारा, ठीक है। और कुछ मौलिक अधिकार कुछ हैं कि इमरजेंसी में कुछ हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मौलिक अधिकारों को सरकार ख़त्म ही कर दे, ठीक है, या चेंज ही कर दे, या उनको वॉयलेट करे, ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद जो इसका चौथा कार्य है वो तीसरे से ही पैदा होता है, तीसरे कार्य से ही इसका चौथा कार्य पैदा होता है, जिसका नाम है एस्पायरेशन ऑफ गोल्स एंड सोसाइटी ऑफ सोसाइटी, समाज की आकांक्षाएं व लक्ष्यों को प्राप्त करना। संविधान का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो होता है किसी भी समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई सरकार जब सत्ता में आती है तो वो कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो अगर वो सरकार कुछ विकासात्मक कार्य करना चाहती भी है तो हमारा संविधान बीच में आ जाता है, ठीक है, हमारा संविधान बीच में अड़ंगा अड़ा देता है, जिसकी वजह से वो रचनात्मक कार्य नहीं कर पाती, ठीक है। अधिकतर देशों के जो पुराने संविधान हैं उनमें ऐसा होता है, पर भारत का जो संविधान है उसमें विशेष व्यवस्था की गई है। मैं आपको भी समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखिए कई बार सरकार कोई विकासात्मक कार्य करना चाहे, रचनात्मक कार्य करना चाहे, तो संविधान उसमें बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैसे क्रिएट कर देता है, देखिए आपको पता है कि हमारे संविधान में कई भाग हैं, कई पार्ट हैं, ठीक है। उसमें से एक पार्ट है पार्ट 3 और एक पार्ट है पार्ट 4, ठीक है। जो पार्ट 3 है, जो भाग 3 है, वो क्या है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों की जो परिभाषा है वो किस में दी गई है, पार्ट 3 में। और जो पार्ट 3 है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। और जो पार्ट 4 है वो है DPSP का, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। वो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 32 के तहत और हाई कोर्ट जाते हैं 226 के तहत, ठीक है। तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एक रिट जारी करता है, उसके द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा की जाती है, मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। बट आपने पढ़ा होगा कि अगर DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वायलेशन हो तब हम सुप्रीम कोर्ट या रिट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बट
सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर अब जब ये इतने यूजेबल या फिर कहीं हम यूजलेस है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये यूजलेस हैं इतने, देखिए इसका आप मतलब समझ लीजिए। पहले तो फिर मैं आपको डिटेल में, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे ना तो मैं इसको डिटेल में तो बताऊंगा ही, अभी आप इतना समझ लीजिए। जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, 2 वर्ड होते हैं, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, दोनों में फ़र्क होता है। देखिए अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है, कुछ निर्देश दूंगा या आपके सीनियर के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तब आपको काम करना पड़ेगा, तब आप उसके लिए बाइंड अप हैं, ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत है या सही है। बट अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा या फिर डायरेक्शन दूंगा, ठीक है, तब आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इसको डीपीएसपी में पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनको हमने डीपीएसपी में क्यों रखा, इनको हमने फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं रखा, अगर ये इतने ज़रूरी थे, ठीक है, इसका कारण है, ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो डीपीएसपी के बारे में व्यवस्था है कि अगर इनका वोल्यूशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो डीपीएसपी का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट को केंद्र के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है, यानी जो प्रांत होते हैं उनको केंद्र के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि आप जब भी कोई कार्य करेंगे तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखकर करेंगे, ठीक है, डीपीएसपी को ध्यान में रखकर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला इसका कार्य समझाता हूँ कि समाज की आशाओं और आकांक्षाओं को या लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा संविधान बीच में कैसे प्रॉब्लम या फिर बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। देखिए हमारे संविधान का एक भाग है पार्ट 3, उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो व्यवस्था है वो है धर्म की स्वतंत्रता। हमारे संविधान के मूल अधिकारों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, वो अपना धर्म मान सकता है। उसी प्रकार जो पार्ट 4 है उसका जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, उसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य क्या करेंगे, सभी धर्मों के लिए एक सिविल कोड का निर्माण करेंगे, जिसको कहते हैं समान नागरिक संहिता या कहीं हम कॉमन सिविल कोड, ठीक है। अब आपको पता है कि इनको रेगुलेट, अगर इनका वायलेशन होगा या सरकार इनके धर्म से कोई छेड़छाड़ करेगी तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और उसको सरकार के उस कानून को ख़त्म कर देगा, निरस्त कर देगा, ठीक है। बट अगर आप ये व्यवस्था करोगे, कॉमन सिविल कोड बनाओगे, तब भी ये लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ है, तब भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये जो बीच में जो टकराव पैदा होता है, ठीक है, देखिए सिविल कोड बनाना अच्छी बात है, ठीक है, इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि अच्छा है बुरा है, ठीक है, क्योंकि कई धर्म ऐसे हैं जिनमें जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को पर्सनल पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, जैसे अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में क्या था कि एक व्यक्ति 3 या 4 शादियाँ कर सकता था, ठीक है, 3 या 4 शादियाँ कर सकता है, जबकि हिंदू समाज में नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, एक बीवी के होते हुए 3 या 4 शादियाँ कैसे संभव है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता, या फिर हम दूसरे धर्म में, सिख में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये कहता है कि किसी भी धर्म को मानो, ये कहता है मानने से रोकता है, ठीक है। अगर ये कुछ कानून बनाता है, डीपीएसपी कुछ कानून बनाता है तो ये बीच में अड़ जाता है, ठीक है। तो संविधान क्या करता है, बीच में एक बैरियर का भी काम कर लेता है, कई बार अड़ंगा अड़ा देता है, किसी भी काम को करने के लिए एक बैरियर की भूमिका भी निभा देता है कई बार, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 37 है जो डीपीएसपी का, वो कहता है कि हमें सब समाज के लिए एक इक्वल समाज की स्थापना करनी है। अब इक्वल समाज कैसे, इक्वल समाज का क्या मतलब हुआ कि कोई भी अमीर या गरीब नहीं होगा, ठीक है। बट आप देखेंगे आर्टिकल 15-16 को कि ये कहता है कि धर्म जाति के आधार पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर फिर भी हम क्या करते हैं कि उनके लिए, कुछ जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम आरक्षण की व्यवस्था करते हैं आर्टिकल 16 में, ठीक है। और कुछ जो धर्म के आधार पर या फिर कहीं हम भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक है, उनके लिए भी हम विशेष व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में बीच में टकराव है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार, मतलब कि ये डीपीएसपी है बिल्कुल ही बेसलेस है, कुछ कर ही नहीं सकती सरकार। आपको बता दूं कि जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में, ठीक है। और जब संपत्ति का जो मूल अधिकार था, और जब आर्टिकल 37 कहता है कि
सरकार या कहीं हम राज्य क्या करेगा, एक इक्वल समाज की, इक्वल सोसाइटी की स्थापना करेगा। इक्वल सोसाइटी का मतलब होगा कि कोई गरीब या अमीर की जो बीच की डिफरेंस है उसको बिल्कुल ही क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और एक व्यक्ति के पास हैं 10 रुपये। ठीक है, अगर अब दोनों को इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, इससे कुछ लेकर इसको दे सकती है। ठीक है, देने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपके पास रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। क्योंकि जो हमारा एरिया वो हमारा लिमिटेड है, हम ना तो चाइना के एरिया में जा सकते हैं ना पाकिस्तान के एरिया में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 90 रुपये का, वो कम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम इससे वो कुछ चीज़ें लेकर इसको दे दें, तब इनके बीच का जो गैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए जब 78वां संविधान संशोधन किया गया और हमने फिर क्या किया, जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको ख़त्म कर कर एक क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, आर्टिकल 301 में डाल दिया था उसको। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना कि कई बार संविधान क्या होता है, अगर कुछ सरकार विकासात्मक कार्य करना चाहे तो बीच में अड़ंगा अड़ाल देती है, बैरियर का काम भी करती है। ठीक है, बट हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, सरकार कोई विकासात्मक कार्य कर सकती है, पर ध्यान रखे कि फंडामेंटल जो राइट है वो ज़्यादा वायलेट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा वायलेट होंगे तब वो सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, रद्द कर देगा, उस कानून को रद्द कर देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार ये हमारे समाज में या फिर समाज के लिए जो एक बीच में बैरियर का भी काम करता है संविधान। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। ठीक है, जो संविधान होता है वो किसी भी राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान देता है। क्या देता है, एक बुनियादी पहचान देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान क्या होगी, कब होगी, जब उस राष्ट्र के लोग या फिर उस राज्य के लोग किसी एक कानून पर सहमत होंगे। ठीक है, तभी एक बुनियादी पहचान बन सकती है सबकी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, संविधान जब तक हमारा बना नहीं था, संविधान बनने से पहले, आज़ादी से पहले क्या हुआ कि आपको पता है 1909 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते थे मार्ले मिंटो सुधार या कहीं भारत शासन अधिनियम 1909 का। ठीक है, इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, किसके लिए, मुस्लिम के लिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ था सेपरेट इलेक्ट्रोल का, कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से ओनली मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उसको वोट भी मुस्लिम ही करेंगे। अगर वो हिंदू बहुल इलाका है तो वहाँ से हिंदू ही खड़ा होगा, उसको वोट भी कौन करेगा, हिंदू ही करेगा। ठीक है, तो आज़ादी से पहले हमारी पहचान ऐसी थी, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख। ठीक है, तो पहले इससे क्या हुआ, इस सेपरेट इलेक्ट्रोल से क्या हुआ कि जो ये हिंदू मुस्लिम था, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच की जो नफ़रतें हैं वो बढ़ने लगी। ठीक है, कैसे, मान लीजिए अगर किसी, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसा एरिया नहीं था कि जहाँ प्रॉपरली 100% क्या हो, मुस्लिम ही हो। ठीक है, अगर कहीं पर बहुल इलाका मुस्लिमों का है तो वहाँ 70% मुस्लिम थे और 30% हिंदू और सिख भी हो सकते थे, होते भी थे। ठीक है, और ऐसा ही हिंदू में कोई ऐसा इलाका नहीं था कि जहाँ 100% हिंदू हो। ठीक है, वहाँ भी कुछ ना कुछ मुस्लिम ही रहते थे, कुछ 20-30% मुस्लिम रहते थे। ठीक है, अब जब ये व्यवस्था कर दी कि हिंदू में से हिंदू खड़ा होगा और उसको वोट भी हिंदू देगा, और मुस्लिम में से मुस्लिम खड़ा होगा उसको वोट भी कौन देगा, मुस्लिम ही देगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब हिंदू में से हिंदू खड़ा होता था तो अपने हिंदू लोगों के पास ही जाता था, मुस्लिमों से बात नहीं करता था, क्योंकि उसको पता है कि ये वोट नहीं देंगे तो इससे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच की, हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियाँ बढ़ती चली गई। ठीक है, आपको मैं बता दूँ, अगर ये एक्ट ना आता ना, अगर ये एक्ट ना लागू होता ना, तो देश का बंटवारा कभी भी ना होता, क्योंकि इसी एक्ट ने क्या किया था, पाकिस्तान का बीज बो दिया था। वो बाद में जाके एक बड़ा वृक्ष बना, बीज यहीं पे पाकिस्तान का बो दिया गया था। ठीक है, और फिर जब 1919 का एक्ट आया, ठीक है, 1919 का एक्ट आया तो इस सेपरेट इलेक्ट्रोल को और ही वाइड कर दिया गया और विस्तृत कर दिया गया। विस्तृत का क्या मतलब हुआ कि अब सेपरेट इलेक्ट्रोल ईसाई के लिए भी कर दिया गया और सिख लोगों के लिए भी कर दिया गया, कि सिखों में से सिख खड़ा होगा, ईसाइयों में से ईसाई खड़ा होगा, और वो वोट भी उसको उसी तरह से सिख ही लोग देंगे, दूसरे समाज का लोग नहीं दे सकता। ठीक है, आज मेरे को बताइए, आज हमारे यहाँ क्या होता है, लोकसभा में और विधानसभा में सीटों का रिजर्वेशन होता है कि यहाँ एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। चलो ठीक है, एससी कैंडिडेट खड़ा होगा, बट उसको जो वोट देते हैं, उसको वोट तो सभी देते हैं ना,
ओबीसी समाज का भी वोट देता है उसको, जनरल समाज के भी वोट देते हैं, तो वोट तो सभी देते हैं। तो अब वोट जब सभी देते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, एससी या ओबीसी या जनरल के बीच के लोगों की जो डिफरेंस है वो कम नहीं होते, वो नहीं बीच में बढ़ते, ठीक है। तो जो अगर एससी समाज का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा वो जनरल के घर भी जाएगा, ओबीसी के घर भी जाएगा वोट मांगने के लिए, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था, 1909 और 1919 के अधिनियम के अनुसार नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले या संविधान बनने से पहले जो हमारी पहचान थी वो अलग थी, ठीक है। और ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे ये सब देख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जब हम अपना संविधान तैयार करेंगे तो इस तरह की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जब 1950 में जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ तब हमने क्या किया, हमने इन सब व्यवस्थाओं को अलग किया और अपने संविधान में एक पहचान दी, सिर्फ क्या है वो है भारतीय, ठीक है। संविधान में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ठीक है, पारसी, ये वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किए गए हैं कि भारत ये राष्ट्र होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, जैन, ईसाई, सिख होगा, ठीक है। संविधान में सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया गया है, वो है कि भारतीय होंगे, ठीक है। और जो संख्या में कम है जैसे मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, जो संख्या में कम है ना उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक संविधान ही किसी भी समाज के लोगों को एक बुनियादी पहचान देता है, ठीक है। हमारी बुनियादी पहचान क्या है कि हम हैं भारतीय, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो समाज के लोगों को एक बुनियादी पहचान प्रदान करना है, प्लस उसको एक नैतिक पहचान भी प्रदान करना है, ठीक है। नैतिक और बुनियादी दोनों ही पहचान प्रदान करना है, ठीक है। पर यह जरूरी नहीं है कि सभी देशों के संविधान ऐसा करें, ठीक है, सभी देशों के संविधान में ऐसा करें। देखिए सभी देशों के जो संविधान होते हैं उनमें कुछ कॉमन बातें आपस में हो सकती हैं। जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात करें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी देशों ने दिए हुए हैं अपने नागरिकों के लिए, और क्योंकि मौलिक अधिकार चाहिए लोगों को विकास करने के लिए, ठीक है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्यों चाहिए, ठीक है। तो कुछ बातें मिल सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बातें ना भी मिले। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम दे दिया बिल्स ऑफ राइट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी बातें मैच करेंगे, कुछ बातें मैच भी करेंगे, कुछ बातें मैच भी नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो संविधान बनाया गया था वो जर्मन नस्ल के आधार पर बनाया गया था, ठीक है, जर्मन नस्ल के आधार पर बनाया गया था। और उनके संविधान में व्यवस्था की भी गई है, उनके संविधान में ये व्यवस्था की भी गई है, उनके संविधान में लिखा हुआ है जर्मन नस्ल, ठीक है। और जो वहाँ जर्मनी में जो नागरिकता दी जाती है वो जर्मन नस्ल के आधार पर दी जाती है, ठीक है। जबकि भारत में नागरिकता ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत के लोग समझते थे, भारतीय के जो संविधान निर्माता थे वो समझते थे कि सभी लोगों को अपने विकास करने के लिए कुछ भौतिक चीज़ें चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना जीवन गरिमापूर्ण और सम्मान के साथ जीवित जी सके, ठीक है। तो हमारे संविधान में कहीं भी किसी भी धर्म का कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि भारतीय संविधान या भारत ऐसा धर्म राज्य या फिर कहीं हम हिंदू धर्म स्टेट है या मुस्लिम है या सिख है, ठीक है। हमारा संविधान है वो सेकुलर है, ठीक है, और देश भी हमारा सेकुलर है और ये ऐसे ही चल सकता है, ठीक है। सेकुलर कंट्री ही सही है, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे सेकुलर के बारे में, ठीक है। तो आपने देखा कि संविधान के 5 कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब खुद आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये नहीं होंगे, आप देखिए कि अगर समाज में तालमेल और विश्वास नहीं होगा तो क्या हो सकता है। अगर आप इससे इन्हीं कार्यों से इसकी संविधान की आवश्यकता के बारे में जानना चाहें, इसकी नीड्स क्यों होती है किसी भी देश को, तो आप समझ सकते हैं कि अगर तालमेल या विश्वास में नहीं होगा लोगों के बीच में तो मारकाट होगी, ठीक है। यहीं से सारे पॉइंट निकल जाएंगे नीड के भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रकार के बारे में कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि संविधान 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित, ठीक है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो भारत का, अमेरिका का, ठीक है, हम कह देते हैं कि ये क्या है, एक लिखित संविधान है, ठीक है। और जब भी अलिखित संविधान की बात आती है तो हम कह देते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का अधिकांश आप लोगों को पता भी होगा कि
ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लिखित ही है बस, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो संविधान है कभी बनाया ही नहीं गया, ब्रिटेन का संविधान कभी नहीं बना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हुआ था, आपने एक क्रांति का नाम सुना होगा, 1688 में एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और इसको रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जेम्स द्वितीय उस समय इंग्लैंड का राजा था, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, कई बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, फिर कभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी मैं बस शॉर्ट में बता देता हूँ। कई बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने राजा का विरोध किया, ठीक है। पहले क्या था, राजा का शासन था, राजा जो कह देता था वही चलता था, ठीक है। तो उन्होंने सब बुद्धिजीवी लोग, वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने राजा का विरोध किया और राजा ने उस विरोध को एकदम सह लिया, ठीक है। राजा ने दोबारा उन लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। और उसी समय उन्होंने क्या किया, एक संसद निर्माण की, एक समूह ग्रुप का निर्माण किया और एक संस्था बनाई, संसद, ठीक है। और उसी समय जो संसद है वो ऊपर चली गई और राजा के अधिकार हो गए नीचे, और राजा को बिल्कुल ही नाम मात्र का बना दिया गया, ठीक है। तो वहाँ तो कभी संविधान सभा बैठी ही नहीं है। जैसे भारत के लिए क्या हुआ, संविधान सभा बैठी 1946 में, 1949 तक। अमेरिका का जब संविधान बनाया गया, सबसे पहला लिखित संविधान तो अमेरिका का ही था, ठीक है। जब अमेरिका का संविधान बनाया गया, वो भी किसी ने, एक संविधान सभा ने बनाया, लोगों ने इकट्ठा होकर लिखा, उसको बनाया, ठीक है। अमेरिका में ऐसा, इंग्लैंड, ब्रिटेन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कोई संविधान सभा बैठी ही नहीं, उन्होंने अपना संविधान लिखा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो अलिखित है। पर इसका मतलब ये मत समझना कि वहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली उसका जो इंग्लैंड का संविधान वो कागज़ पे तो लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट पे तो लिखा हुआ है, बस उसको ना लोगो नहीं मिला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लोगो नहीं मिल रखा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भारत के संविधान की, ठीक है, तो भारत का संविधान लिखा हुआ है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में है। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो हाथ में बुक है, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, तो उसको एक डॉक्यूमेंट की मान्यता मिली हुई है, ठीक है। अगर हम संविधान के किसी भाग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम संविधान के संसद की बात करते हैं, आर्टिकल 79 की बात करते हैं, तो हम, उसका मतलब होता है कि हम उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सारे ये क्या है, हर आर्टिकल अलग अलग डॉक्यूमेंट पे है, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंटों को जब इकट्ठा कर दिया और एक लोगो दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो बन गया लिखित संविधान, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या किया, उनका भी लिखित संविधान है, उनका भी रेगुलेशन और पेपर पे ही लिखा हुआ है, बट उन्होंने उसको मान्यता नहीं दी है, अभी तक क्या किया है, उसको मान्यता नहीं दी है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको मान्यता नहीं दी है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि वहाँ का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित संविधान है, ठीक है। तो आई होप आपको संविधान क्या है, इसके कार्य और लिखित और अलिखित संविधान का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।